एक सेकेंड, लेट मी शेयर। हाँ आलोक। दीदी नमस्ते दीदी। हाँ नमस्ते। दीदी मेरा क्वेश्चन नहीं था, निखिल का था। अच्छा, तो जिसका क्वेश्चन था वो बताओ। तुमको पता क्लियर हुआ कि HCl और NaCl दोनों डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में क्यों लाई करते हैं? NaCl आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और HCl मॉलिक्यूलर। पर मॉलिक्यूल, हाँ, तो तुम्हें क्लियर था, मतलब हुआ बाद में? नहीं दीदी, अभी तो नहीं हुआ। हाँ, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें नीचे में डिस्कस कर लेती हूँ। सो तुम्हारा क्वेश्चन था कोई और आंसर करना चाहेगा? हाँ दी, मतलब इसमें मेरे हिसाब से ऐसा होगा कि HCl में पूरा डोनेट नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है हमारा वो पूरा इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं और NaCl में हो जाता है और फिर वहां पे आयनिक बनता है जाके, तो ये इस वजह से ये आयनिक पे पहुंच जाएगा और जो हमारा HCl है वो कोवेलेंट पे रहेगा। ओके आलोक, मुझे तुम्हारा क्या सोचना है? दीदी मेरा भी सोचना, मतलब जो NaCl है वो आयनिक बॉन्ड इसलिए होता है क्योंकि मतलब उसमें Na+ और Cl- होता है। अब मेरा ओके, सो HCl जो में नहीं होता है H+Cl-। ओके, उसमें हाँ, पार्शली होता तुम एकदम करेक्ट बोल रहे हो हरिओम। बस बस उसको डिफाइन करने के लिए तुम जैसे अगर किसी को समझाओगे तो उसको क्लियरली वहां स्टार्टिंग में लेके जाओ कि हमने किस बेसिस पे क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया था। तो हमारा बेसिस क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर है फोर्स। ओके, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेस्ड पे हमने अपने क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया था। प्लस जब हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स की बात कर रहे थे तो हमने वहां पे मतलब हमने ये भी स्टडी किया था कि हमारा जो हमारा सॉलिड है वो उसके खुद एटम्स के बीच में किस टाइप का बॉन्डिंग है, ये भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया था। और वो जो टेबल मैंने शो किया था क्लास के एंड में, जो तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में भी है, उसमें जो अगर तुम नेम से पढ़ोगे तो तुम्हें नेम से ही डिफाइन हो जाएगा कि इसके अंदर किस टाइप का बॉन्डिंग हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे HCl की बात अगर यहाँ पे कर रहे हैं तो HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्डिंग है वो आयनिक बॉन्डिंग नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो एस हरिओम ने जैसे अभी बोला वो एकदम करेक्ट था। यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। बट NaCl के केस में क्या होता है, ये पूरा का पूरा एक पॉजिटिव आयन होता है और Cl नेगेटिव आयन होता है। तो इनके बीच में जिस टाइप का बॉन्डिंग होता है अट्रैक्टिव फोर्स, उसको आयनिक बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, तो पहला डिफरेंस तो इनका बॉन्डिंग में आ गया। उसके बाद क्योंकि हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देख रहे हैं तो जो नेक्स्ट NaCl होगा वो भी किस फॉर्म में होगा? आयन की फॉर्म में होगा। तो ये प्लस और ये नेगेटिव, इसका आयन का फॉर्म होने का मतलब ये है कि सोडियम ने अपना वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरा का पूरा क्लोरीन को मतलब दे दिया है और क्लोरीन ने उसको एक्सेप्ट किया है। तो ये एक नेगेटिव चार्ज उस पर आ गया है क्योंकि उसने एक लोन मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट कर लिया। यस, सो HCl में कैसा टाइप का
इंटरमोलिकुलर फोर्स था क्योंकि ये एक कोवेलेंट पोलर, बॉन्ड की वजह से। हाँ ये एक इसका बॉन्ड कैसा था, पोलर बॉन्ड था, ठीक है। बट पोलर बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में डिफरेंस ये है कि ये पोलर में पार्शियल चार्ज आता है, इसमें फुल्ली ट्रांसफर वैसे आयंस क्रिएट नहीं हो पाता है, ठीक है। सो ये पोलर बॉन्डिंग था HCl में, और इनके बीच में क्योंकि ये पोलर बॉन्ड है तो इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स था, इंटरमोलिकुलर फोर्स, वो क्या था, डाइपोल डाइपोल, याद है? दी हाँ H जो हाइड्रोजन है वो तो मेटेलिक की मतलब कि ग्रुप में होता है, ठीक है। तो ये हाँ तो पूरा हाँ डोनेट कर देना चाहिए जैसे अदर मेटल्स करते हैं, तो लेकिन ये तो ऐसा नहीं करता है ना। एक्चुअली H का पोजीशन ऐसे वहाँ पीरियोडिक टेबल में उसके वहाँ पे रखा हुआ है, बट उसको ऐसे अगर तुम उसका एक बार हाइड्रोजन चैप्टर या वैसा कुछ तुम ध्यान से पढ़ोगे तो उसका पोजीशन वहाँ पे रखा है बिकॉज उसका एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, पर उसकी कई ऐसी प्रॉपर्टीज है जो उनके साथ मैच नहीं होता, तो उसको मतलब ऐसे उनके इसीलिए उसको अलग पढ़ा जाता है। जब तुम ग्रुप 1 पढ़ोगे तो तुम उसमें हाइड्रोजन को इंक्लूड नहीं करते हो, ठीक है। ठीक है। बाकी ओके, डेटिव बॉन्ड एक मैंने लास्ट क्लास में आई थिंक किसी का, कोई म्यूट कर लो अपने आप को, का साउंड आ रहा है। हाँ, सो डेटिव बॉन्ड मैंने क्लास में एक वर्ड बोला था, तो तुम लोग ये पूछ रहे थे ये क्या होता है। बेसिकली तुम्हें ये खुद को पता है, बट इन केस मतलब उसको डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहते हैं इसको। सो बेसिकली जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो उसमें इक्वल शेयरिंग होती है ऑफ इलेक्ट्रॉन, but this is in the case of covalent bonding, but coordinate bonding is there when हमारे एलिमेंट पे या एटम पे एक एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, और जो दूसरा एक्सेप्टर होता है उसके पास मतलब उसके पास वैलेंस शेल उसका एम्प्टी है। तो फॉर एग्जांपल H+ इज देयर, नाइट्रोजन ने, मैं क्यों बोल रही हूँ ये एक्स्ट्रा है क्योंकि नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड ऑलरेडी हाइड्रोजन के साथ शेयर करके बना लिया है, ठीक है। सो ये 1 इलेक्ट्रॉन इज फॉर हाइड्रोजन, 1 दिस इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू नाइट्रोजन, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्चुअली नाइट्रोजन के हैं। तो वैलेंस शेल में नाइट्रोजन के 5 होते हैं टोटल, तो 3 उसने बॉन्ड बनाया, और ये किस टाइप का बॉन्डिंग है, ये पोलर बॉन्डिंग है, ठीक है। सो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर एक्स्ट्रा है। अब जब एक H+ आइन उसके पास अगर आता है तो यहाँ पे क्या एक कंडीशन बनती है कि नाइट्रोजन इसके साथ भी बॉन्ड बना सकता है, और बॉन्ड बनाने के बाद देयर विल बी 4 बॉन्ड प्रेजेंट, और ये 4 बॉन्ड प्रेजेंट होके नाइट्रोजन के ऊपर एक प्लस चार्ज हो जाता है क्योंकि उसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस वाले H+ के साथ बॉन्ड बनाने में यूज कर लिए। तो बेसिकली उसने यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन का होना चाहिए था वहां पे उसका खुद का है, तो मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन उसने शेयर किया है, तो दिस इज कॉल्ड द डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। दी हम्म नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया कि 2 इलेक्ट्रॉन दिए? देखो फिर से यहाँ पे इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो, NH3 अमोनिया, ओके। तो इस नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो 5 में से उसने 3 यूज करे पोलर बॉन्ड बनाने के लिए जो उसने H के साथ बनाया है। मतलब H ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो नाइट्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो बॉन्ड बन गया, समझ रहे हो। तो ये 3 बॉन्ड इक्वलेंट है एक दूसरे के, और ये पोलर है, और ये अमोनिया के ऐसे 3 बॉन्ड होते हैं। बट नाइट्रोजन के पास टोटल 5 वैलेंस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसमें से 2 बच गए, दिस इज कॉल्ड अ लोन पेयर। लोन पेयर, पेयर इसलिए है क्योंकि जोड़े में है,
और लोन इसलिए क्योंकि इन लोगों ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। ओके, सो ये लोन पेयर है। अब क्या हुआ, बिकॉज हमारे नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और हमारा H+ एक आयन जिसके पास कोई एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी अभी नहीं है वो वहां पे प्रेजेंट है, अगर तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनता है कि ये इसके साथ भी बॉन्डिंग शो कर सकता है। एक फोर्थ बॉन्ड बनेगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, जहाँ पे H क्या था, H+ की तरह प्रेजेंट था। तो नाइट्रोजन के पास एक एक्स्ट्रा लोन पेयर था, तो उसने हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाया। उस बॉन्ड को, क्योंकि ये बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ और नाइट्रोजन से आए हैं, तो इसीलिए इसको डेटिव या कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। बस ये डिफरेंस ठीक है, है। बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं। तो ये हो गया। तो लेट्स गो टू स्टार्ट आवर क्लास टुडे। सो पहला मेरा जो क्वेश्चन है वो यही है, जस्ट फोकस, क्वेश्चन पे फोकस करो, आंसर मत देखो अभी। तो जरा खुद सोचो कि क्रिस्टल लैटिस की हमने बात करा, उसको कैटेगराइज कर लिया। अब मुझे ये बताओ कि तुम अगर क्रिस्टल लैटिस को उस सॉलिड को पर्टिकुलरली, जैसे फॉर एग्जांपल आयनिक और मॉलिक्यूलर सॉलिड, उसके हमें पता है कि वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बनते हैं, पर उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? सो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूजुअली, क्योंकि हम लोग हाँ बोलो। रिप्रेजेंट करने के लिए कोई कांस्टेंट पार्टिकल है, उसको अगर हमने सिंबलाइज कर दिया किसी तरीके से, एन से या KCl से, किसी से भी, और फिर उसी को रिपीट कर देंगे हर बार, वैसे उसी हम्म तरीके से नीचे लेयर। इसी हम्म तरीके से अगर 2D बना रहे तो 2D के टाइप से डिनोट कर देंगे, 3D बना रहे हम्म तो 3D के टाइप पे डिनोट कर देंगे, बस इसी तरीके डिनोट करेंगे, और कैसे करेंगे? हाँ, तो वही जब हम उसको रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो हमें उनको ऐसा, मतलब एटम को ऐसे, मॉलिक्यूल को हमें ऐसा पॉइंट रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो बेसिकली वही वहीं से पूरा स्टोरी स्टार्ट होता है, जहाँ पे कोई भी रेगुलर हमें 3 डायमेंशन में अगर अरेंजमेंट देखना है हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का, तो उनको हम पॉइंट्स की तरह डिनोट करते हैं। और ये स्पेस की बात कर रहा है, यानी 3 डायमेंशन की बात कर रहा है, तो उसको जब हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो उस चीज का एक नाम दिया गया है, उसका नाम है क्रिस्टल लैटिस। ओके, सो लैटिस एक्चुअली क्या होता है मैं अभी बताऊंगी। ओके, सो ये जस्ट ऐसे नॉलेज के लिए, अभी हम नीचे देखेंगे कि हाउ देयर आर 14 पॉसिबल 3 डायमेंशनल लैटिस प्रेजेंट। ये हम अभी नीचे देखेंगे। और इनको, इनका एक फ्रेंच मैथमेटिशियन के नाम पे इनका नाम पड़ा है, ब्राविस लैटिस। ओके, सो क्रिस्टल लैटिस, तो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? ईच पॉइंट किसी भी लैटिस में, आ, उसको लैटिस पॉइंट से बोलते हैं, और लैटिस साइट एंड दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। ओके, सो इससे मिलके जो बनता है, जब हम पॉइंट को अरेंज करते हैं तो वो लैटिस पॉइंट है। और जब उनको अरेंज करते हैं तो एक मतलब पूरा होल यूनिट सेल बनता है, उसको क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। और उसमें जो पॉइंट है वो एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करते हैं? जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है हमारे सॉलिड का। इसको अभी और अच्छे से नीचे डिटेल में डिस्कस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अभी जस्ट ऐसे मैंने बीच में एक सेक्शन डाला है जिसमें वी विल जस्ट लुक इनटू व्हाट इज आइसोमॉर्फस एंड पॉलीमॉर्फस। सो आइसो, सेम। तो बोलो। हाँ, आइसो मतलब सेम, या करेक्ट। और मॉर्फस का मतलब होता है शेप या किसी का भी स्ट्रक्चर। ओके, सो आइसोमॉर्फस मतलब कि सेम टाइप का शेप या सेम टाइप का स्ट्रक्चर। तो इसका बस सिंपल मतलब मीनिंग ये है कि कोई भी 2 डिफरेंट कंपाउंड जो होगा उनका आपस में स्ट्रक्चर कैसा है, सिमिलर स्ट्रक्चर है या सेम स्ट्रक्चर है। ठीक है, सो लाइक फॉर 2 different compound having तो इसका ऐसा एग्जांपल है। ये एक्चुअली तुम लोग को थोड़ा सा एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा तो नहीं, ये शायद बुक में
है या नहीं, मैंने वहां से तो नहीं देखा। इसको व्हाइट विट्रोल कहते हैं और इसी का सिमिलर स्ट्रक्चर या शेप जो है वो सेम यहाँ पे FeSO4, ठीक है। इनका ये, इसको ग्रीन विट्रोल कहते हैं। तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। एग्जाम्पल लाइक पॉली का मतलब है मोर देन वन, ठीक है। और मॉर्फस फिर से शेप या स्ट्रक्चर। तो इट जस्ट मीन कि ये किसकी बात कर रहा है, किसी भी फॉर सिंगल कंपाउंड हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो कोई भी एक सिंगल कंपाउंड जिसका एक से ज्यादा स्ट्रक्चर में वो एग्जिस्ट करता है। तो इसका जो एग्जांपल है वो एक्चुअली है जिंक सल्फाइड, ZnS। ZnS एक्चुअली मेरा दो डिफरेंट स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट मतलब एग्जिस्ट करता है। दैट इज द, जिसको एक को बोलते हैं जिंक ब्लेंड और एक को कहते हैं वुड साइट। इसमें HCP स्ट्रक्चर होता है, इसमें CCP स्ट्रक्चर होता है। अब HCP CCP क्या होता है वो हम मतलब अभी नीचे स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं। तो ये जस्ट अभी ऐसे बीच में मैंने एक सेक्शन डाला था। नाउ लेट्स गेट इनटू क्रिस्टल सॉलिड को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, वो किस किस शेप में हम उसको स्टडी करेंगे। तो अभी हमने चैप्टर स्टार्ट किया था सॉलिड से, फिर टाइप ऑफ सॉलिड पे आ गए, फिर हमने एमॉर्फस को साइड करके क्रिस्टलाइन सॉलिड पे स्टडी करना स्टार्ट किया, क्योंकि इसी में हमें एक ऑर्डर्ड फॉर्म मिलता है, एक पैटर्न मिलता है, एक रिपीटिंग यूनिट मिलती है, लॉन्ग रेंज इसमें ऑर्डर हमें और या फोर्स हमें मतलब देखने को मिलता है। तो इसलिए क्योंकि ये बहुत ही सिस्टमेटिकली वे में पूरा क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम स्टडी कर सकते हैं, तो हम इसके अंदर इसके टाइप्स हमने कैटेगराइज करे ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। प्लस अब नाउ वी आर गेटिंग इनटू कि हम क्रिस्टल लैटिस को एक्चुअल में 3D में कैसे रिप्रेजेंट करें। और जब हम उसको 3D में रिप्रेजेंट करेंगे तो देन देयर इज व्हाट टर्म वी आर गोना यूज, कि कौन से टर्म्स हम यूज करेंगे। प्लस उसके बाद हम देखेंगे कि कितने हम जब हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको किस किस शेप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम उसको पढ़ेंगे। तो देयर आर एक्चुअली इन टोटल 7 क्रिस्टल लैटिस जो हम स्टडी करते हैं। फिर उस 7 के अंदर ऐसे 7 के अंदर फर्दर मोर वेरिएशन क्रिएट होते हैं, मतलब अरेंजमेंट ऑफ एटम थोड़ा सा चेंज करके। तो वेरिएशन जो क्रिएट होते हैं उनको जब हम टोटल एडअप करते हैं तो देयर आर 14 क्रिस्टल लैटिस। उन 14 क्रिस्टल लैटिस को ब्रेविस लैटिस भी कहते हैं, क्योंकि वो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन के नाम पे बेस्ड है। तो उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। सो अब स्टार्ट करते हैं कि ये कैसे रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले हम जो टर्म देख रहे हैं वो है स्पेस लैटिस। सो व्हाट इज अ स्पेस लैटिस? सो when so एक रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट होगा स्पेस में, तो उसको स्पेस लैटिस कहते हैं। तो इट्स जस्ट अ regular 3-dimensional arrangement of points in space, और इसी को बोलते हैं is known as so basically कोई भी इसमें पॉइंट इसमें रिप्रेजेंट करे। यस बोलो। तो फिर सारे जो हमारे मतलब क्रिस्टलाइन है वो सारे हमारे स्पेस लैटिस के अंदर आएंगे। हाँ ठीक है। अभी एक्चुअली मैं तुम्हें पिक्चर बताती हूँ ये क्या कह रहा है। ये जो स्पेस लैटिस है ना, तो इसने तुम अभी अभी तुम्हें समझ आ जाएगा मैं क्या कर रही हूँ। स्पेस लैटिस में क्या हुआ है, इसको मैंने तुम्हें बताया, ये जो पॉइंट मैंने एक जस्ट ऐसे पॉइंट तुम पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हो या पेन से ड्रॉ कर रहे हो ना, उसको उसने लैटिस पॉइंट बोला है। और इसको जस्ट 3D दिखाने के लिए यहाँ से
थोड़ा सा 3D का वो करने के लिए मैं तुम्हें ये आउट ऑफ द पेपर और वो पेपर के अंदर के साइड में, तो ये 3D जैसा ऐसे तुम्हें लगने लगेगा जब मैं यहाँ पे ऐसे ही एक और बनाऊंगी। ठीक है, तो ये अभी ऐसा लगेगा जैसे 3D में है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को उसने लेटिस पॉइंट बोल दिया। अब सेम चीज अगर मैं इस पॉइंट को पॉइंट नहीं बोल के एटम, आइंस या मॉलिक्यूल बोलूंगी तो उसको क्रिस्टल लेटिस बोलते हैं। ऑल्सो ईच पॉइंट ऑफ स्पेस लेटिस इज नोन एज लेटिस पॉइंट, ये तो मैंने बता दिया। ईच लेटिस पॉइंट शुड हैव सम सेम एनवायरनमेंट। ओके, ऑल्सो ये मतलब ऐसी एक पॉइंट है कि हर एक लेटिस पॉइंट को मतलब शुड हैव सेम एनवायरनमेंट इन द एंटायर लेटिस। बाकी जब क्रिस्टलाइन लेटिस की बात करते हैं तो हमने क्या कर दिया, हमने स्वैप कर दिया, मतलब सिंपल पॉइंट को हमने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के साथ चेंज कर दिया है। तो when all the points of space are replaced by atoms, ions or molecule, then it is called a crystal lattice. तो बेसिकली यहाँ पे जैसे Na प्लस Cl नेगेटिव, Na प्लस Cl नेगेटिव, इस तरीके से मैं इसको अरेंज कर रही हूँ, रिप्रेजेंट किया मैंने, मतलब वही पॉइंट को चेंज करके। यहाँ पे Na प्लस, यहाँ पे Cl नेगेटिव, तो इसको क्रिस्टल लेटिस बोल दिया। Okay, now coming to what is a unit cell. So unit cell is दी hmm, जो हमारा क्रिस्टल लैटिस था और जो दूसरा वाला था उसमें डिफरेंस क्या है? मैंने देखो ध्यान से देखो, मैंने मतलब अगर तुम्हें तो पता है कि ठीक है ये एटम और मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ, पर जैसे अगर मेरे को मतलब मैं किसी और हाँ। बेसिस में अगर उसको 3D डायमेंशन में, तो उसने क्या करा है, बस उसने तुम्हें पहले बताया कि 3D में तुम ऐसे पॉइंट ड्रॉ करो, उस पॉइंट को तुम लेटिस पॉइंट बोलो, और फिर उसी पॉइंट को जो तुम पॉइंट ड्रॉ कर रहे थे उसको आयन बनाओ वहां पे, मतलब कि एटम या मॉलिक्यूल लिखो। अच्छा, तो मैं ठीक है। हाँ कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? देखो इसने सिंपली इसने बोला कि 3D रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने ऐसे पॉइंट को अरेंज किया और उस 3 डायमेंशन में, और उस पॉइंट को हमने लेटिस पॉइंट बोला, और इस पूरे को हम लेटिस बोलते हैं। इसको 3D में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो स्पेस लेटिस बोल देते हैं, और उसी लेटिस उसी पॉइंट को जब मैं रिप्लेस कर रही हूँ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से तो उसको क्रिस्टल लेटिस बोल दिया। तो बेसिकली इतना मतलब स्टार्टिंग से मतलब कोई पूछता नहीं है, बट ठीक है, मतलब यहाँ से कहानी शुरू होता है तो तुम उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो बस वही था। नाउ कमिंग टू अ यूनिट सेल, मतलब अभी हमने बस ये देखा यूनिट सेल होता क्या है। तो यूनिट सेल एक स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होता है जो किसी भी क्रिस्टल का एक मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट होने की वजह से इट गेट्स रिपीटिंग इटसेल्फ अगेन एंड अगेन, और एक पूरा होल लेटिस जनरेट होता है, और फिर इसीलिए इसको यूनिट सेल कहते हैं, क्योंकि यूनिट सेल के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं एंटायर क्रिस्टल में। और पूरे क्रिस्टल में कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल होंगे? देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट सेल इन अ क्रिस्टल, सो इट इज अ smallest repeating which
ओके, सो जो भी यूनिट सेल्स होते हैं वो एक ही क्रिस्टल के, उनके ऑब्वियसली सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, सेम प्रॉपर्टी होगी. सो यूनिट सेल same property as the entire crystal, and there are infinite unit cell in any crystal. Okay, so यूनिट सेल के दो टाइप होते हैं. ठीक है, यूनिट सेल है, इसके दो टाइप होते हैं. एक होता है प्रिमिटिव, जिसको सिंपल यूनिट सेल भी बोलते हैं, और एक होता है नॉन प्रिमिटिव. ठीक है, तो जो प्रिमिटिव होता है उसमें क्या है, जो भी मेरा यूनिट सेल है ना, इसमें जो एटम्स होंगे, या फिर उसको लैटिस पॉइंट बोलो, दे आर ओनली अरेंज एट द कॉर्नर. और नॉन प्रिमिटिव के केस में क्या होता है, जो लैटिस पॉइंट है या फिर एटम्स है, दे आर प्रेजेंट इन कॉर्नर as well as at center. So what I mean by center? By center I mean अब मतलब या ये तो अगर क्यूब है तो उसका हाँ, जो सेंटर होएगा मतलब तो एक होता है बॉडी सेंटर, एक होता है फेस सेंटर, और एक होता है एंड सेंटर. ठीक है, तो यूनिट सेल तुम्हें समझ में आया ना सबको कि यूनिट सेल क्या होता है. सो यूनिट सेल बेसिकली सबसे छोटी यूनिट होती है जो अपने आप को रिपीट करेगी. अब उसको दो उसमें डिवाइड किया मैंने, एक प्रिमिटिव एक नॉन प्रिमिटिव. सो प्रिमिटिव इज द सिंपल वन, जिसमें मेरे क्यूब का फॉर एग्जांपल सिर्फ कॉर्नर पे एटम्स होंगे और कहीं नहीं होंगे. बट नॉन प्रिमिटिव इज द वन जिसमें वेरिएशन आ गया, वेरिएशन बेसिकली. सो उसमें क्या हुआ, कॉर्नर के साथ साथ मेरे एटम और किसी प्लेस में सेंटर पे भी प्रेजेंट होंगे. अब कौन सा सेंटर, इट कैन बी अ बॉडी सेंटर, यानी क्यूब के बीच में जो मतलब डायगोनल्स आपस में जहां क्रॉस कर रहे होंगे ना, वो सेंटर ऑफ द क्यूब होगा, तो वहां प्रेजेंट होंगे. या फिर मेरे क्यूब के फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होंगे एटम, प्लस कॉर्नर पे तो है ही, क्योंकि कॉर्नर पे तो होना ही है. फिर ऐसे, और या एंड सेंटर का मतलब है दो अपोजिट फेस पे. 2 मिनट के बाद तुम लोग दोबारा ज्वाइन करना, टाइम ओवर हो गया. So there is a body center, there is a face center, and there is a end center. So body center में क्या होता है, कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर पे, यहाँ पे भी कॉर्नर प्लस फेस सेंटर. ठीक है, इसको बॉडी सेंटर, ये भी कॉर्नर प्लस एनी टू अपोजिट फेस
सेंटर, किसी भी दो अपोजिट फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होगा उसको एंड सेंटर कहते हैं। सो एक बार दोबारा ज्वाइन करो।